प्राइवेटाइजेशन के दौर में, एलपीजी का दौर। चलो 1991 की औद्योगिक नीति, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, नई आर्थिक नीति, इसको क्या बोला जाता है? 1991। इसी को हम क्या बोल देते हैं? 1991 की औद्योगिक नीति। ठीक। अब इसमें भी कुछ बातें और प्रावधान, जैसा मैं 1956 में किया, सामान्य बातें और प्रावधान। तो याद रखिएगा, भारत में सैप के तहत, ये सैप क्या है? सैप में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बस बोल रहा हूं क्या? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, एडजस्टमेंट समायोजन प्रोग्राम, तो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम प्रोग्राम का। ठीक, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो भारत में सैप के तहत इसे लागू किया गया, याद रखिएगा। सेकंड बोला जा रहा है, इसे राव मनमोहन या मनमोहन राव, आगे पीछे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ना थोड़ा, जब हम राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे ना, राजकोषीय घाटा मतलब बजट और राजकोषीय नीति जब पढ़ाऊंगा मैं, उस दौरान जब मैं राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति दिखाऊंगा, वहां पर सब ये फिर से आएगा सैप कि हम दिवालियापन के कगार पर थे। भारत ने फिर क्या किया था? अपना जो रिजर्व सोना होता है उसको गिरवी रखा था, आईएमएफ के पास गया, उन्होंने बोला कि आप इसको लागू करोगे तभी हम देंगे भाई पैसा आपको, नहीं करोगे तो हम नहीं देंगे। तो भारत ने दबाव में क्या किया था? इसको लागू किया भारत ने, और इसको लागू किया तो इसका फायदा भी हुआ। हालांकि दबाव में किया था, लेकिन इसका फायदा निकल कर आया। तो हम राजकोषीय और बजट नीति पढ़ेंगे, वहां पर मैं इसको उठाऊंगा पूरा। लेकिन अभी बस इतना जानो कि भारत में सैप के तहत इसको क्या किया गया? लागू किया गया। इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है, मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब इसके तहत क्या किया गया? प्रावधान। तो प्रावधान इसके तहत क्या है? तो याद रखिएगा, इसके तहत भारत में एलपीजी को लागू किया गया, एलपीजी को लागू किया गया। ये एक प्रावधान याद रखिएगा। और इसी के तहत फिर जो इंस्पेक्टर राज था, लाइसेंस राज था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। वो इसी में अब कवर होगा। कैसे कवर होगा मैं बता रहा हूं। तो याद रखिएगा इस मॉडल के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं। सैप को लागू किया गया और इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रावधान क्या किया गया? तो इस नई आर्थिक नीति के तहत सरकार ने क्या किया गया? अब इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। वहां पर जैसे मैं बोला क्या, 1956 की औद्योगिक नीति को, कि यह औद्योगिक नीति समाजवादी रुझानों वाला था, वैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यह औद्योगिक नीति कौन से रुझानों वाली थी? तो पूंजीवादी रुझानों वाली थी, पूंजीवादी रुझानों वाली। मतलब समझो डायरेक्ट कि वो जो औद्योगिक नीति था उसके तहत गवर्नमेंट की भूमिका को बढ़ाया गया था, सरकार की भूमिका को बढ़ाई गई थी उत्पादन की प्रक्रिया में। अधिक से अधिक उत्पादन कौन करेगी? सरकार करेगी, ऐसा उसके तहत प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? सरकार की उस भूमिका को कम कर दिया गया और बाजार की भूमिका को बढ़ाया गया कि उत्पादन की प्रक्रिया अधिक से अधिक कौन करेगा? बाजार करेगी, सरकार नहीं करेगी। और ये चीज कंटिन्यू आज तक जारी है। ठीक है, अब सरकार अपने आप को उत्पादन की प्रक्रिया से पीछे कर रही है। 1991 में जो हमारा था, मैं अभी बोला क्या, 1956 में कितना था सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या? 17। मैं बोला ना, प्रथम क्राइटेरिया 17, जिसमें टोटल किसका था? सरकार का। इसमें निजी क्षेत्र नहीं आ सकते थे।
1991 में इसको क्या कर दिया गया, बोला कि केवल 8, अभी बताऊंगा। 1991 में केवल 8 क्या कर दिया, 8 कर दिया गया। वर्तमान में अगर देखोगे तो वर्तमान में क्या है, केवल 1 है। मीन्स वर्तमान में केवल एक ही ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग का एक ही ऐसा विषय है जिसकी स्थापना केवल सरकार ही कर सकती है। बाकी सब में अब निजी क्षेत्र को अनुमति मिल चुका है ना। रेलवे में भी और रक्षा में भी, जिसको बोला जाता था कि पहले, उसको भी सरकार ने बोला, देख लो ना, प्राइवेट रेलवे ट्रेन चल रहा है, प्राइवेट स्टेशन बन गया, निर्माण हो रहा है प्राइवेट रेल कारखाने में बोगियों का, हथियार भी बना रहे हैं प्राइवेट कंपनियां। तो क्या हो रहा है अब, ये उत्पादन की प्रक्रिया, जहां सरकार पहले 17 पर सरकार का नियंत्रण था जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उसको 1991 में 8 कर दिया गया, वर्तमान में केवल 1 है। तो सरकार अपने आप को उत्पादन की प्रक्रिया से पीछे कर रही है, और जरूरी भी है। कोई भी गवर्नमेंट अब उत्पादन की प्रक्रिया नहीं कर सकती, सरकार के बहुत सारे काम है, सरकार का अब रेगुलेट करेगी। सरकार का काम क्या है, नियामक की भूमिका अदा करना, एक रूल बना देना और ये देखना कि हाँ भाई वह रूल क्या हो, उनका भी फायदा हो। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि जटिल प्रक्रिया, रूल भी एकदम क्या है, कठिन कठिन बना दिए हैं जिससे परेशान हो रहे हैं निजी क्षेत्र, ऐसा नहीं। अच्छे से तुम काम करो, उत्पादन करो, बाइज्जत मेरे को टैक्स दो, उस टैक्स के पैसे से मैं क्या करूंगा, तो मैं हमारे देश में जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसको बेटर ढंग से लागू करूंगा। हर सरकार की बात है ये, हर देश की बात है, ना कि सिर्फ भारत की। क्योंकि अब पूरा देश क्या, पूरा वर्ल्ड क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है, वैश्वीकरण हो चुका है। ये जो मैं यहाँ पर बताया कि क्या, इसके तहत एलपीजी को लागू किया गया। इसमें जो जी है ना, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस जी का ही परिणाम है कि आप आज घर बैठे 10, 50, 100, 500 चैनल देखते हो। पहले क्या आता था, डीडी, दूरदर्शन, हर रविवार और शनिवार, मेरे को याद है बचपन में लोग शक्तिमान चालू हो गया, बाहर में खेलते रहते थे, पूरा सुनसान, बच्चे लोग दिखते ही नहीं, अरे चलो शक्तिमान चालू हो गया। चित्रहार बोलते थे शायद, स्टार्टिंग में चलता था। आज आप देखोगे तो क्या दिखता है आपको, वो फलाना ढिमका, क्या क्या नहीं है चैनल में भाई, है कि नहीं, क्या क्या ऑप्शन अब मार्केट में नहीं है, आप जाओगे तो वही है ग्लोबलाइज। अभी मैं और समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल करूंगा इसको, लेकिन अभी फिलहाल मैं मतलब शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोला, इसके तहत भारत में क्या किया गया, एलपीजी को लागू किया गया, और साथ ही लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर दिया गया। कुछ चीजों की लाइसेंस की प्रक्रिया अभी भी है, उसको हम बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये प्रावधान एलपीजी क्या है। बात किसकी करेंगे अब, एलपीजी की। एलपीजी मीन्स उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सेम चीज। पी का क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, एंड क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो सरकार ने, इसी को बोला जाता है नई आर्थिक नीति, उदार होना। उदारीकरण से क्या, उदार होना। तो इसके तहत क्या हो गई, सरकार निजी क्षेत्रों के लिए क्या हो गई, उदार हो गई। उदारीकरण मीन्स क्या, उदार होना। पहले मैं क्या बोला था, इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस प्रणाली बहुत टाइट रखती थी, गवर्नमेंट का नियंत्रण था, है ना, लाल फीताशाही जोरों शोर से चलती थी। इसी को सरकार बोली अब निजी क्षेत्रों के प्रति क्या हो गई, उदार हो गई। बोली कि क्या, तो इसके तहत सरकार क्या हुई, सरकार निजी क्षेत्रों के लिए उदार हो गई। निजी क्षेत्रों के लिए क्या हो गई, क्षेत्रों के लिए उदार, उदार हो गई। उदार हो गई इन द सेंस क्या, लाइसेंस और कोटा, सॉरी, लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया गया। इंस्पेक्टर जो राज था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ वस्तुओं के लिए अभी भी लाइसेंस का प्रावधान किया गया। हालांकि कुछ वस्तुओं के लिए लाइसेंस जारी रखा गया, जैसे कि
अपवाद लाइसेंस के लिए ना, तो लाइसेंस के लिए अपवाद क्या है? मादक पदार्थ, मादक पदार्थ, चाहे वो शराब हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट हो, है ना। तो शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब का उत्पादन जो कर रहा है, औद्योगिक विस्फोटक, औद्योगिक विस्फोट, और साथ में क्या? रासायनिक विस्फोट, खतरनाक रासायनिक विस्फोट, इनके लिए लाइसेंस को बना रखा गया। बोला गया कि भाई अगर इसका करोगे तो इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है, बाकी सभी के लिए लाइसेंस को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और साथ में इंस्पेक्टर राज जो था, निगरानी वाला जो कार्य टाइटली निगरानी किया जाता था, उसको भी क्या किया गया? समाप्त किया गया। इसी को बोला जा रहा है कि निजी क्षेत्रों के प्रति क्या होगी? उदार होगी। निजीकरण, निजीकरण मीन्स क्या? सरकार ने, सरकार के जो आरक्षित क्षेत्र थे, अभी जो मैं आपको बताया, सरकार के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे उनकी संख्या, सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को, सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को, उद्योगों की संख्या को 17 से कम करके 8 किया गया। कितना किया गया? इसके तहत 8 किया गया। वर्तमान में 1, ठीक है, वर्तमान में 1 है। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा मात्र ऐसा बचा हुआ है जिस पर अभी सरकार का एकाधिकार है। कोई भी निजी क्षेत्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकती देश में, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी है। इस काम को अभी केवल और केवल भारत सरकार ही कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है आपको 20-50 वर्षों बाद वो भी हो जाए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? 7 से लेकर 8 कर दिया गया, मतलब निजीकरण किया गया अर्थव्यवस्था का, है ना। सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 7 से कम करके 8 कर दी गई, और उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया। उत्पादन की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका? निजीकरण। वैश्वीकरण की अगर बात करें, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, हाँ उसके लिए भी है, लेकिन वो अलग चीज है। उसके लिए लाइसेंस, ऐसा लाइसेंस नहीं मेडिसिन उत्पादन के लिए, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। पर्टिकुलर जो लाइसेंस आपको बनवाना, ये जो आप बोल रहे हो ना मेडिकल उत्पादन के लिए बोल रहे हो ना, मेडिसिन उत्पादन के लिए वो अलग से फैक्ट्री है, उसका एक अलग प्रोसेस है, अब लाइसेंस नहीं है। और जो यहाँ पीएचडी बी फार्मा करके बैठते हैं, मेडिकल दुकान खोलते हैं, वो चीज अलग है। आप शॉप खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल का लाइसेंस चाहिए, मतलब फार्मेसी का लाइसेंस चाहिए, है ना। तो वो लाइसेंस क्या होता है? जो डिग्री दिया जाता है उसको बोला जाता है लाइसेंस। वो लोग मेडिकल, उस डिग्री के बल पे जो मेडिकल विभाग है वो एक लाइसेंस बना कर दे देती है कि चलो आप मेडिकल दुकान चलाओ करके, फार्मेसी करने वालों को। और जो मेडिकल की जो कारखाना स्थापित हुए, सिप्ला कंपनी है, जो बड़े बड़े मेडिकल जो दवाई बना रहे हैं, उनका एक अलग प्रोसेस है। अनिवार्य लाइसेंस की प्रक्रिया उसमें नहीं है। अनिवार्य लाइसेंस सिर्फ ये मादक पदार्थों में, रासायनिक विस्फोट में और औद्योगिक विस्फोट में है। आप जो लाइसेंस बोल रहे हो जो फार्मेसी वाले के पास रहता है, हाँ वो वितरण के लिए है, यहाँ जो करते हैं, ठीक है। अब बात आता है क्या? ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत अगर बोलूं तो क्या किया गया? इसके अंतर्गत कोटा सिस्टम को समाप्त किया गया। कोटा प्रणाली को समाप्त कर, कोटा प्रणाली को समाप्त कर भारत के बाजार को, भारत
के बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया गया, विश्व के लिए खोल दिया गया, ऐसा विश्व के लिए खोल दिया गया। मतलब ये, इसको समझना आप, पहले सरकार क्या कर रही थी, कोटा सिस्टम लागू कर दी थी, बोली थी कि भाई एक साल में इससे ज्यादा नहीं बेचना है भारत में वस्तु, ठीक है। तो बाहर के जो सामान बनती थी वो चीज भारत में नहीं आ पाती थी। दूसरी तरफ भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई थी, मैं आपको बताया हूं 51 से लेकर 91 तक जनसंख्या विस्फोट का चरण रहा भारत में। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा, और विश्व का में भारत सबसे बड़ा बाजार था, सबसे बड़ा मार्केट में बहुत ज्यादा संभावना थी बिजनेस वेल की जाए, बिकेगा, बहुत ज्यादा बिकेगा। और विकसित देशों में एक सीमा के बाद क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है। मतलब अरे भाई, आप जितना भी आप समझ लो लग्जरीज आइटम है या जीवन के नीड्स आप खरीद चुके हो एक बार, तो वो आप दोबारा तुरंत थोड़ी ना खरीद लोगे। जो ड्यूरेबल गुड्स होता है, बाइक चाहिए आपने, मान लो 2-3 बाइक खरीद लिया, कार चाहिए 1-2 कार खरीद लिया, और जितना भी आइटम्स वगैरह है सब खरीद लिए हो। अब ऐसा तो नहीं है कि फिर तुरंत अगले साल खरीदोगे। तो विकसित देशों में क्या हुआ था, डिमांड फुलफिल हो चुका था, उत्पादन होता चला जा रहा था, तो उत्पादन के लिए बाजार चाहिए था, तो भारत बहुत बड़ा बाजार था। तो ये जो सैप बोल रहा हूं ना, उसके पीछे कारण ये भी था कि विश्व की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका था, रूस था, जर्मनी थे, इटली थी, जर्मनी, यूके था, इन लोग ये चाह रहे थे कि भारत में सैप लागू हो और ग्लोबलाइज अर्थव्यवस्था के तहत भारत अपनी बाजार को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दे। तो हम क्या करें, हमारे देश की जो वस्तु है उत्पादन हो रही है वो भारत में जाकर बिके करके। यही कारण है कि आप आज मार्केट में जाते हो तो आपको 50 ऑप्शन दिखेंगे एक ही वस्तु के लिए, और आज से अगर यही आप 20-25 साल पहले मार्केट में जाते थे तो आपको गिने चुने 1-2 ऑप्शन मिलता था जो भारत में बना हो, बाकी कुछ नहीं था। और आज आपके हर फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चॉइस है। आप जाओगे दुकान में कुछ लेना, आप बोलोगे भाई शू दिखाओ, तो शू आपको भारत में 50 शू बन रहे हैं वो भी दिखेंगे, भारत से बाहर के जो और शू बन रहे हैं अदर कंपनीज के, अदर कंट्रीज के, वो भी शू मिलेगा। कुछ भी खरीदने जाओ, मैं एग्जाम्पल बस शू का दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को बोला गया क्या कि वैश्वीकरण के तहत किया क्या गया, तो कोटा प्रणाली, जो पहले कोटा सिस्टम लागू किया गया था, इसको समाप्त करके भारत के बाजार को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया। और यदि वैश्वीकरण का एक डेफिनेशन देखा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या देखा जाए, तो बोले जा सकता है कि एक देश के, किसी देश के किसी देश के वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक एवं उद्यमशीलता का पूरे विश्व में आवागमन, यही होता है आपका क्या, ग्लोबलाइजेशन। किसी देश में कोई वस्तु बन रहा है, उस देश की पूंजी, उस देश की क्या तकनीक, उस देश के उद्यमशीलता, इन सभी का, उस देश की सर्विस सेक्टर जो, उन सभी का पूरे विश्व में, अगर भारत का है तो भारत का संपूर्ण विश्व में, अमेरिका का है तो अमेरिका का संपूर्ण विश्व में आवागमन हो, कोई रोक टोक ना हो, इसी को बोला जाता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है ये बड़ा जोरदार हुआ है पूरे वर्ल्ड पे, खासकर भारत जैसे देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पूरा वेस्टर्न कल्चर भारत में क्या हो चुका है, हावी हो चुका है। चाहे वो आप पिज्जा बर्गर खाने की बात हो, है ना, या फिर आप हिप हॉप जो होता है किसी का, ड्रेसेस से लेकर पूरा, मतलब क्या बोला जाए, दिनचर्या में आपका ये इफेक्ट दिखना चालू हो गया है। हम ये जो पैंट शर्ट पहनते हैं, डिफरेंट गजट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाश्ता का, हमारा भोजन का जो क्या थी, एक जो कल्चर था हमारा भोजन का, वो पूरा चेंज हो चुका है। हमारा पूरा कल्चर बदल चुका है, आप डायरेक्ट बोलो तो।
आज कोई धोती, अब मैं ही धोती कुर्ता पहन के आपको पढ़ाया जाऊंगा क्लास में, हंसना चालू कर दोगे, अरे सर क्या पहने हैं करके, पागल हो गए हैं क्या करके। वो हमारी संस्कृति है। और पैंट शर्ट जींस मार के आए तो हाँ हाँ ये सर अच्छे है, ये वेस्टर्न कल्चर। तो हमारी मानसिकता तक क्या हो चुकी है, पूरी इफेक्ट हो चुकी है। तो इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। तो ग्लोबलाइजेशन जो बोला जाता है, एक्चुअल में ये ग्लोबलाइजेशन है। तो इसी के तहत क्या किया गया, इसके अंतर्गत कोटा प्रणाली को, भाई कोटा आप तय करके रखे हो 1956 की नीति के तहत, तो उस कोटा को क्या करो, समाप्त करो। कोटा को समाप्त करोगे तब ना फिर विश्व की जो है धड़ल्ले से आएंगी भारत में, क्या जितनी वस्तुएं बन रही है बाहर में आएगी भारत में। और भारत तो बहुत बड़ा बाजार है, 60% आबादी युवा है, बहुत ज्यादा डिमांड है आने वाले 50, अभी 20, 30, 40 वर्षों तक बहुत ज्यादा पूरे विश्व के बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएगी, अपना उद्योग लगाएगी, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं भारत में जितना फायदा होगा, जितना मार्केट है उतना मार्केट कहीं नहीं है अभी करके। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, औद्योगिक नीति। एक बच गया है ना, उसकी बात मैं कल करूंगा, ठीक है, क्लियर। 2011 की विनिर्माण नीति मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, इट मीन्स क्या, अरे भाई बाहर से आ रहा है ना भाई, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे नहीं कर रहा, विनिर्माण तो कर रहे हैं ना, अपना अपना अलग से यहाँ ब्रांच डाल रही है बड़ी बड़ी कंपनी, और अपना यहाँ उत्पादन का कार्य कर रही है। विनिर्माण में क्या नहीं है, विनिर्माण में विनिर्माण ही तो है ना ये पूरा। विनिर्माण के लिए एक प्रक्रिया है, ठीक है। अभी क्या है, आप सिंगल विंडो पोर्टल जो मैं बताया था उसके तहत क्या करो, कोई भी उद्योग की स्थापना करना चाहते हो तो आप जाओ सिंगल विंडो पोर्टल में जाकर आप क्या करो, आवेदन दो, जो भी फॉर्म रहता है फिलअप करो, हम लोग तुरंत उधर से क्लियर करके क्या करते हैं, जब आप उद्योग लगाओ। सरकार खुद चाह रही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे करके, कोई भी उद्योग लगाएगा तो उसके पीछे क्या होगा, उस पूरा क्षेत्र का विकास हो जाएगा। 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, 50,000 को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जोन में लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। अब लाइसेंस सिर्फ याद रखिएगा, मादक पदार्थ, औद्योगिक विस्फोट और रासायनिक विस्फोट में ही है। इसके लिए अनिवार्य लाइसेंस की प्रक्रिया है। अनिवार्य लाइसेंस में सब क्या बोलूं मैं आपको, मतलब इसकी प्रक्रिया जटिल है। अनिवार्य लाइसेंस में क्या कि इसकी प्रक्रिया जटिल है, ये समझो, और कुछ नहीं। और उन सब में वैसा नहीं है, उसके लिए एक अलग से हो सकता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जमा करना पड़े, और उसका प्रक्रिया थोड़ा बहुत जटिल हो इन सब के लिए, है ना। फी ज्यादा लेती हो गवर्नमेंट, शुल्क ज्यादा लेती हो किसी किसी चीज पर, ये चीज बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। औद्योगिक, कल मैं थोड़ा सा आप लोग को ना 2011 का विनिर्माण नीति इसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर आयोजन जो है जिसके अंतर्गत आपका पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग आएगा, इसके हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक हमारा कल से चालू होगा, आयोजन, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। वेलकम सभी को।